वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अपकमिंग आईएएस ऑफिसर। तो हमने लास्ट सेशन में आपके साथ पार्ट 4 डिस्कस किया था भाग 4, जिसमें हमने डीपीएसपी मीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कुछ डिस्कशन कर लिया था। डीपीएसपी मीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें आर्टिकल 36 to 51 है। हमने आपके साथ 36 to 39 डिस्कस कर लिया था और कुछ जो डीपीएसपी के बारे में कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ डिस्कस कर ली थी। अब हम आगे थोड़ा पहले रिवीजन करते हैं और उसके बाद में अपना नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करते हैं। जो डीपीएसपी हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान ने कहाँ से लिए हैं? स्पेन के संविधान से, ठीक है। और जो भीमराव अम्बेडकर हैं उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को लोक कल्याणकारी राज्य ये कहा था कि लोक कल्याणकारी राज्य बनाएंगे ये, और इन्होंने ये भी कहा था कि हम आर्थिक, सामाजिक और लोकतंत्र की स्थापना करेंगे डीपीएसपी के द्वारा। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? हमारे भीमराव अम्बेडकर थे, जिनको आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो और मैंने आपको बताया था जो डीपीएसपी है वो मैंने आपको गलती से परिवर्तनीय बोल दिया था, बट परिवर्तनीय नहीं है, मतलब जो राज्यों की इच्छा पर निर्भर है ये, ठीक है, इन्फोर्सेबल नहीं है। और केटी शाह ने डीपीएसपी को क्या कहा था कि जो ये डीपीएसपी उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है, ओके। अब आर्टिकल 36 में मैंने बताया था राज्य की परिभाषा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12, जो पीछे आर्टिकल 12 डिस्कस किया था उसी की तरह है ये। और फिर आगे है तो आर्टिकल 36 में मैंने बताया था कि इसमें राज्य की परिभाषा है, जो हमने पीछे डिस्कस की थी आर्टिकल 12 में, कि कोई भी संस्था जो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देती है और उसको उस संस्था को चलाने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन का निर्माण करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं, ठीक है। तो वही जो परिभाषा है वही आर्टिकल 36 में बताई गई है, ओके। आगे है अनुच्छेद 37। इसमें क्या बताया गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, इनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। मैंने आपको बताया था ना कि मान लो किसी कोई स्टेट ऐसा है जिसके अंदर पंचायती राज है, किसी में नहीं है, और कोई स्टेट ऐसा है जो मतलब जो वृद्धों को पेंशन देता है और कोई नहीं है, तो जो जिस किसी स्टेट को पेंशन नहीं मिलती तो वो वाले लोग कोर्ट में नहीं जा सकते इसके खिलाफ कि हमें पेंशन नहीं मिलती, क्योंकि जो ये जो पेंशन की बातें हैं वो किस में बताई गई हैं? डीपीएसपी में। और डीपीएसपी क्या होते हैं? वो होते हैं परिवर्तनीय नहीं होते, ठीक है, अपरिवर्तनीय होते हैं इसका मीन। तो और आर्टिकल 38 में बताया गया कि लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है। इसके अंदर वेलफेयर स्टेट कैसे बनेंगे, किस तरीके से उनके लिए कुछ योजना कैसे लागू की जाएंगी, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की इसमें बात की गई है आर्टिकल 38 में, ओके। आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की कल्पना भी इसी के अंदर की गई है। अब है अनुच्छेद 30 आर्टिकल 39। इसमें कहा गया कि समान काम के लिए समान वेतन, मतलब महिला पुरुष में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ओके, मेल या फीमेल में। अब है आर्टिकल 39A। इसमें क्या बताया गया है कि समान न्याय, निःशुल्क विधि सहायता, मतलब इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एडवाइस। मान लो सबको तो समान न्याय मिलेगा, मतलब किसी की कोई भेदभाव नहीं होगा। और निःशुल्क विधि, मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है उसके पास खुद लीगल उसको खुद का वकील वो उसके पास नहीं है तो उसको सरकारी वकील दिया जाता है, मैंने आपको पीछे बताया है। तो निःशुल्क विधि सहायता मीन क्या होता है? इसका मतलब फ्री लीगल एडवाइस, उसको एडवाइस दी जाती है, वो भी फ्री में। आर्टिकल 40 में क्या है? पंचायत के बारे में बताइए। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ठीक है, टू एम्पावर एंड ऑर्गेनाइज ग्राम पंचायत। इसे गांधी जी का अनुच्छेद भी कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था हमें, ठीक है। मतलब क्योंकि वो ग्राम के लेवल पे चाहते थे ना कि हमारा जो देश का विकास कैसे होगा? जब हमारा गांव का विकास होगा, गांव से फिर शहर का, शहर से फिर स्टेट का, और फिर स्टेट से हमारा पूरे देश का विकास होगा, ठीक है। तो इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? गांधी जी का अनुच्छेद 40 को कहा जाता है। वह अनुच्छेद 41। इसमें कहा गया कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, इन सम स्पेशल केसेस गवर्नमेंट हेल्प या ग्रांट्स, ओके। जैसे कि हमारी जो सरकार है ना, मान लो हरियाणा गवर्नमेंट है, वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, अब हरियाणा गवर्नमेंट की लगा लो आप, वो विकलांगों को क्या देती है? पेंशन देती है। अब जो पीछे हरियाणा पुलिस में एक क्वेश्चन भी आया था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने विकलांगों के लिए किस शब्द का यूज़ किया है? तो उन्होंने दिव्यांग शब्द का यूज़ किया है। जो 2016 में हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो अभी इसमें क्या बता रही हूँ मैं
अनुच्छेद 41 में ये बताया गया है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता मतलब कुछ स्पेशल कंडीशन में, जैसे कि वृद्धों को, महिलाओं को कुछ स्पेशल पेंशन दी जाती है, या किसी का फादर एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके बच्चों को मिलती है या उसकी मम्मी को मिलती है, तो उसमें वो इसी के अंदर आएंगे। ठीक है। अब है अनुच्छेद 42। इसमें क्या बताया गया है? मनोचित दशाओं या प्रस्तुति सहायता इन स्पेशल ह्यूमन कंडीशन या मैटरनिटी हेल्प फॉर वुमेन्स, मतलब जो डिलीवरी के टाइम में जो हेल्प दी जाती हैं वो अनुच्छेद 42 के अंदर आती है। ठीक है। और अनुच्छेद 43 में क्या बताया गया है? कामगारों को निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब डिसेंट पेमेंट इन टू वर्कर फॉर दिस लाइवलीहुड। मीन्स क्या है? मतलब उनको उसको निर्वाह करने की योग्य के अकॉर्डिंग उनको सैलरी। मान लो कोई मजदूर है, उसको कम सैलरी दे रहे हैं तो वो उसके लिए ये गलत है। उसको इतनी सैलरी तो देनी चाहिए भाई, वो अपना काम अच्छे से निकाल सके, वो जो निर्वाह है वो अच्छे से कर सके। ठीक है। उसके अंदर फिर अनुच्छेद 43A है। इसमें क्या बताया गया है? संस्थाओं में कामगारों की भागीदारी। मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो मान लो कोई भी लोग है, वो एक सभा है, वो पूरी एक मान लो कोई संगठन है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, तो उसमें सबकी जो हिस्सेदारी है ना, भागीदारी, वो जरूरी है भाई। वो आप लेवल 1 से मतलब लेवल 0 टू हाई लेवल तक आपको सबकी भागीदारी जरूरी है। तो संस्थाओं में कामगारों की भागीदारी मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें सबकी भागीदारी लेनी जरूरी है। ओके। अब अनुच्छेद 43B में ये कहा गया है कि सहकारी समितियों का गठन और उनकी मदद टू हेल्प कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मतलब कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, उनकी हेल्प करना। ठीक है। और उनका गठन की बात की गई है। अब है अनुच्छेद 44। इसमें क्या बताया गया है? UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता, मतलब सभी धर्मों के एक समान नियम होंगे। जैसे कि अब आपने पढ़ा होगा कि मुस्लिमों में क्या है, एक से ज़्यादा शादी करवा सकते हैं, वो सिर्फ मुस्लिम का एक ही पार्ट है, जैसे कि हिंदुओं में नहीं होते। हिंदुओं में जैसे कि अलग अलग जाति डिवाइड कर रखी है, तो उसी तरीके से मुस्लिम में एक जाति है, उसी के अंदर ये होता है कि मतलब ज़्यादा शादी होती है, और एक बार में अगर कोई 3 बार तलाक बोल दे तो तलाक हो जाता है। बट सरकार ने अब इसको बैन कर दिया गया है। इसमें यही बताया गया कि सभी धर्मों के एक समान नियम हो, मतलब अगर हिंदू धर्म में एक शादी हो रही है तो मुस्लिम धर्म में भी एक ही हो। ठीक है। विवाह में, तलाक में, सब में एक ही नियम हो। अनुच्छेद 45। इसमें ये बताया गया कि बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान एवं निःशुल्क शिक्षा। ठीक है। अब आपको पता है हेल्थ तो 0 से 6 साल के बच्चे के लिए और एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चे के लिए। और हमने पीछे आर्टिकल 21A में भी पढ़ा है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क मौलिक शिक्षा का अधिकार है। और फिर हम आगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी पढ़ेंगे कि जो हमारे आर्टिकल जो सबसे बाद में जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जिसके तहत माता पिता या संरक्षण की जो उनके गाइडर होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को क्या निःशुल्क मौलिक शिक्षा प्रोवाइड करवाएं। ओके। ठीक है। अब है अनुच्छेद 46। इसमें ये बताया गया SC ST OBC के लिए स्पेशल प्रोविज़न, जो उनको आरक्षण मिलता है, SC को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब एंड ओवर बैकवर्ड क्लासेस को, इनको जो विशेष आरक्षण मिलता है वो अनुच्छेद 46 के तहत ही मिलता है। ठीक है। अब है अनुच्छेद 47। इसमें क्या बताया गया है? पोषण युक्त आहार, न्यूट्रिशन डाइट, जो नशीली दवाएं हैं या पदार्थों पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाएगी मतलब राज्य सरकार है ना, ऐसी कोई दवाई है जिससे मतलब नशीली दवाई है कोई, वो ये उससे तो उनको क्या कर सकती है सरकार? प्रतिबंधित कर सकती है। ये आपने पीछे सुना होगा, बहुत सारे लोग है ना पीछे हरे पत्ते की दवाई बहुत लेते थे। ठीक है ना। तो अब जो सरकार ने वो हरे पत्ते की दवाई है ना वो बैन कर रखी है। ठीक है। क्योंकि वो एक टाइप से ड्रग्स ही हो गया था, लोग उस नशीली दवाइयों का शिकार हो रहे थे। ठीक है। तो सरकार ने उसको बैन कर दिया। अब है आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48। इसमें ये बताया कि कृषि क्षेत्र को संगठित बनाना व साथ साथ दुधारू पशुओं का ध्यान रखना, टू एम्पावर एंड ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मिल्की इकोनॉमिकल एनिमल प्रोटेक्शन। ठीक है। इसमें ये बताया कृषि क्षेत्र को कैसे हम बनाएंगे और उसको दुधारू पशुओं का किस किस तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये 48A जोड़ा गया। इसमें क्या बताया गया है? पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण, एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, मतलब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं उनके अंदर हमारी जो वाइल्ड लाइफ
वाइल्ड लाइफ जीव होते हैं उनको कैसे आप प्रोटेक्शन करोगे उनका, ठीक है। जो पशु दूध नहीं देते लेकिन वे पर्यावरण के लिए आवश्यक है, उनके लिए 48 ए लाया गया, जैसे कि शेर हो गया, चित्ता हो गया। जो बाकी संख्या हमारे देश में लगातार कम हो रही है, तो उनके लिए सरकार ने ये 48 मतलब ले तो पहले ही आए थे ये आर्टिकल 1976 में, ठीक है। शेर के लिए, चित्ते के लिए, भालू, हिरण और गौ हत्या के लिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं आगे अनुच्छेद 49 या आर्टिकल 49, ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण और उनकी रक्षा करना, टू प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट एंड मोनुमेंट प्लेसेस, ओके। तो जैसे कि हमारा लाल किला है और ताजमहल है, इस तरीके की कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है तो उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अनुच्छेद 50 में क्या बताया गया है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम फ्रॉम एग्जीक्यूटिव सिस्टम। अब ये कार्यपालिका और न्यायपालिका जब हम अलग अलग आगे अनुच्छेद आएंगे उनको अलग से डिस्कस करवाऊंगी मैं डिटेल में। अब मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ क्या होते हैं। लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका, जो कानून का निर्माण करती है, जो कानून बनाती है, जैसे कि संसद होगी, संसद तो हमारे देश में कानून बनाती है, और विधानसभा है वो किसमें, हमारे जो देश राज्य के स्तर पे विधानसभा कानून बनाती है और देश के स्तर पे संसद कानून बनाती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, कार्यपालिका, जो नियम कानून को लागू कराएगी, ठीक है। उसके अंदर हमारे क्या आएगी, राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति जो साइन करता है ना उसी के बाद तो कोई भी कानून लागू होता है, ठीक है। और पुलिस भी कानून का पालन करवाती है, वो भी इसी के अंदर आती है। मान लो कोई पुलिस ने ये कानून संसद ने ये कानून बना दिया कि आज के बाद अगर कोई हेलमेट नहीं पहनेगा ना तो उसको 100 रुपये का जुर्माना होगा, ठीक है। तो पुलिस उसका पालन करवाएगी। अगर कोई हेलमेट नहीं डालता तो फिर पुलिस उसका चालान करेगी, और अगर वो फिर भी नहीं मानते तो फिर होती है हमारी न्यायपालिका, वो जो नियम कानून का पालन करवाती है, मतलब उल्लंघन करवाने पर उन्हें सजा दी जाती है, ठीक है। जैसे कि DC हो गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ओके, अंडरस्टैंड। अब हम आगे डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 51 या आर्टिकल 51। इसमें भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने का प्रयास करेगा। इसमें ये कहा गया है कि भारत है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाएगा। इसी के तहत भारत है ना यूनियन नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। यूनियन नेशन हो गए, UNDP हो गया। मैं अगर बाद में एक क्लास अलग से स्टार्ट करूँगी जिसके अंदर हम जो स्टैटिक्स जीके के टॉपिक्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हम सारी ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग कंट्रीज़ की कैपिटल, उनकी जो करेंसी होती है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे है तो जो मैंने आपको डिस्कस करवाया है DPSP भाग 4 में क्या है, DPSP 36 से 51 तक, मैंने 36 से 51 तक आपको डिस्कस कर आपके साथ पूरा पढ़ा दिया है। तो आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके कमेंट का आंसर ज़रूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। आगे मैं थोड़ा जो बाद में जोड़ा गया था ना भाग 4A, ठीक है। इसके अंदर कौन सा है, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य, ठीक है। जो सरदार सवर्ण सिंह समिति थी 1976 में, उसकी सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 को ये जोड़ा गया था। संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, क्योंकि जो मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों का कहीं भी जिक्र नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, ये सब सरदार सवर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, ठीक है। और शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और फिर अब एट प्रेजेंट में तो 11 हैं, तो 11वां कब जोड़ा गया था, फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो मैंने आपको बताया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को मौलिक शिक्षा, जो मूल शिक्षा है उसको पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को मौलिक शिक्षा जरूर दें, ठीक है। और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, रसिया से लिए गए हैं, ठीक है। और रसिया ने कहाँ से लिए हैं, वो जापान के संविधान से लिए हैं, ठीक है। तो ये वैसे एक पूछा तो नहीं जाता, बट जो अभी रिसेंट में जो IB का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास, मतलब 3 ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऐसे बता रखा था। तो आपको एक बार आप इसमें क्विक रिवीजन ले लीजिएगा तो फिर आपको ध्यान रहेंगे, क्योंकि आसान है ये।
इसमें पहले में क्या बताया गया कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए एवं उनका पालन करें। ठीक है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, मतलब सभी लोग प्यार से रहें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व और समझें और उनका प्रेक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करें। ये हमने मौलिक कर्तव्य में